हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जलमन सिंह कोर्स में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एरिया मैनेजर के चैलेंजेस के बारे में। अगर आप एरिया मैनेजर हैं या फिर एरिया मैनेजर प्रमोट होने वाले हैं या फिर नए नए प्रमोट हुए हैं, सभी लोगों को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस से गुजरने पड़ते हैं। वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके साथ ही साथ उसको सोल्यूशन बताऊंगा। खासतौर पर अगर आप नए एरिया मैनेजर प्रमोट होने वाले हैं या प्रमोट हुए हैं तो ये सारे प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे चैलेंजेस से आप गुजरेंगे और इससे कई बार विचलित भी होंगे, कई बार इससे परेशान भी होंगे। लेकिन फ्रेंड, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं उसके जो मेरा अपना ओपिनियन है, और ये ओपिनियन पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है। मैंने उन सारे सिचुएशन को कैसे टैकल किया अपने एरिया मैनेजर की लाइफ में, या फिर मैं बोलूं अपने मैनेजरियल लाइफ में। आप भी सेम चीज को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हो, या आपकी चॉइस है। यहां से कुछ जुगाड़ या आइडिया हो सकता है आपको मिल जाए। तो सबसे पहला, अगर मैं न्यूली नया नया एरिया मैनेजर बनता हूं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो होती है टीम मैनेजमेंट का। अभी तक तो मैं मेडिकल रैप काम कर रहा था, मेरे पास फ्रीडम था, ठीक है। जब जिधर जो चाहता था करने चला जाता था, जैसा चाहता था वैसे करना कर लेता था। लेकिन अभी नहीं ऐसा होगा। अभी आप एरिया मैनेजर बन गए हो, जैसे ही आप मेडिकल रैप के साथ जाओगे, अपना कुछ दिमाग दोगे, इसको ऐसे नहीं कैसे कर दो, मेडिकल रैप आपको नई कहानी बता देगा कि ये सर ऐसे नहीं ऐसे होता। अभी सर इसके बाद ना वहां कॉल करने चलेंगे, अभी आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कॉल करो, बोले अभी वो कुछ ना कुछ कहानी बता देगा आपको कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। अंडरस्टैंड? अभी नए नए एरिया मैनेजर हो, एक तो कभी कभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंड पे क्या होगा, जब आप शुरू करोगे ना डे, आप उम्मीद करके चलोगे कि मेरा मेडिकल रैप मुझे 12 कॉल कराएगा। मेडिकल रैप ने बोला सर देखो शाम हो गया, 7 कॉल 8 कॉल पे ही उसने क्लोज कर दिया। अब क्योंकि आपने पूरे दिन उनके साथ एंगेज भी रहे, आप कुछ मतलब अंदर से गुस्सा भी आएगा, आप कुछ कह भी नहीं पाओगे। आप नए नए हो तो ये सारी सिचुएशन आपको देखने को, मतलब कॉल एवरेज ही अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। टीम को कुछ बोल रहे होगे तो वो आपकी बात ही नहीं सुन रही होगी। टीम को आप बोल रहे हो कुछ तो बोला अरे नए नए तो अभी आए, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जो आपका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा होगा। आपने बोला शाम तक ये फॉर्मेट भर के दे देना, वो फॉर्मेट भर के नहीं देगा। अरे सर वो डेटा ही नहीं मिला, अभी कंप्यूटर नहीं चल रहा था, या फिर आपने फोन किया उस बंदे ने फोन ही नहीं उठाया। राइट? इस टाइप की बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम हम नए नए स्टार्टअप जब अपना एबीएम स्टार्ट करते हैं जॉब, तो वहां पे हमें देखने को मिलती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है सिस्टम। अभी आप नए नए हो ना, सबसे पहला आपका काम है चीजों को डेवलप करना, सिस्टम को डेवलप करना। अभी सिस्टम ये फ्रेंड क्या होता है, मान लीजिए आप कॉल एवरेज को जैसे लेते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल रैप के साथ में। अभी कॉल एवरेज को हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो आप नए नए जब जाएंगे ना, तो अभी आपको देखो उस मेडिकल रैप के ना एरिया के बारे में नहीं पता होगा, अगर आपने पहले काम नहीं वहां पे किया है। तो मेडिकल रैप आपको बुद्धू बनाएगा तो आपको बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये नया नया है, आपको इससे परेशान नहीं होना है। लेकिन जो भी कॉल करेंगे ना, आप उसको नोट करिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए उसको, ताकि जब नेक्स्ट टाइम या उसके बाद जाए ना तो आपको वो दिक्कत ना होने पाए, पहली चीज। दूसरी बात, जब मेडिकल रैप सुबह सुबह आपको मिलता है ना, तभी उससे कॉल प्लान पूछ लीजिए कितने बजे, मतलब जितने भी उसने कॉल प्लान करके लाया है, उससे ना उसी समय सेम सभी डॉक्टर को अगर उसको कॉल टाइम में लिखवा दो, ये कितने बजे मिलेगा, ये कितने बजे मिलेगा, ये कितने बजे मिलेगा, सभी डॉक्टर को लिखवा लो। उससे अब देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा यार इसने सही कॉल प्लान किया है कि नहीं, और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं 12 कॉल या 13 कॉल कर पाऊंगा नहीं। जब आप 1 दिन 2 दिन काम करेंगे, जैसा उसने लिख के दिया है, नहीं फॉलो किया ना, इससे क्या पता चलेगा? मैं आपको साफ साफ बताता हूं, इससे मतलब ये है मेडिकल रैप सही तरीके से काम वहां पे नहीं कर रहा है, वो फर्जी या फल्लोबाजी करता था। आप आए हो इसलिए प्लानिंग करके वो काम करने जा रहा है, वरना मन मर्जी से मौज मस्ती से कभी 5 कॉल, कभी 4 कॉल, कभी 7 कॉल, कभी 8 कॉल, 12 कॉल उसने अपने लाइफ में कभी किया ही नहीं है। अंडरस्टैंड? जो 12 कॉल नहीं किया होगा, 12 कॉल की प्लानिंग कभी दे नहीं पाएगा, और जो देगा वो ऐसे ही रहेगा, फिर वो फॉलो नहीं होगा। तो आप 2-3 दिन देखेंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर देखो एज ए मैनेजर ना बड़ा स्ट्रांग। बोलना कुछ नहीं है वहां पे, ना ही उसको डांटना है ना ही बोलना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। पूरे दिन मेडिकल रैप की एक्टिविटी को आपको ऑब्जर्व करना होता है। इसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे पहला हम जाते हैं, उसको डांट या कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है उसके पहले किसी सीनियर ने सही तरीके से गाइड ही नहीं किया होगा, उसकी मिस्टेक ना हो उसके अंदर, उसको किसी ने सिखाया ही ना हो सकता है उसको रिमाइंडर लगाना किसी ने नहीं सिखाया हो सकता है उसको कॉल प्लानिंग कैसे की जाती है, इफेक्टिव कॉल प्लानिंग कैसे होती है, हो सकता है उसको सिखाया ही नहीं हो गया हो, बताया ही नहीं गया हो। राइट? तो इसलिए वहां पे पहले आपका काम है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको जो भी नॉलेज है, जैसे आपने अपने टाइम पे परफॉर्म किया है, किया तभी तो आप प्रमोट हुए होंगे, तो आप उसको एक सही तरीका बताना कॉल प्लानिंग कैसे होता है। आप होटल में जाइए, पूरा वर्किंग खत्म करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे उसके साथ में बैठिए, उसको पूरा चीजों को नोट करवाइए, बताइए। ऐसे ही सारी प्रॉब्लम जो भी फ्रेंड आपको आती है टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको इसी तरह से आप सॉल्व करें अपने एक्सपीरियंस पे। गुस्सा बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं
एक एक प्रॉब्लम लेने लग जाऊंगा बहुत बड़ा वीडियो फिर तो हो जाएगा, राइट। तो दूसरी प्रॉब्लम, ये तो मैंने कॉमन प्रॉब्लम पहला बताया आपको जो आता है। दूसरा देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, कंप्लेन्स। अभी मेडिकल रैप ना आपको बहुत सारा कंप्लेन करना शुरू कर देता है, सर वो मेरा एक्सपेंस रुक गया है, सर मेरा वो पैसा आया लेकिन कट के पैसा आया है, सर वो स्टॉकिस्ट ने चेक बाउंस करा दिया, चेक दे ही नहीं रहा है, वो सर स्टॉकिस्ट का वो डील फंसा हुआ था, सर आप करवा दो नहीं तो ऑर्डर नहीं लगा रहा है। तो इस टाइप के मैनेजरियल, इसको मैनेजरियल वर्क बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये जो भी मेडिकल रैप की प्रॉब्लम आएगी, देखो आपका काम है बेसिकली तो उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो अभी इसको इस टाइप के कंप्लेन या और भी बहुत सारी दुनिया भर के कंप्लेन उसके निकलेंगे, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। जब भी आप मैनेजर प्रमोट होते हैं, ध्यान रखिए जब आपका इंडक्शन हो रहा होगा, जब आप कंपनी में मैनेजर प्रमोट होंगे ना, तो आपका जो सेकंड लाइन मैनेजर होगा आपका इंडक्शन कराएगा। उस टाइम पे चाहे तो ये चीजें नोट कर लीजिए, मैं पॉइंट वाइज भी डाल दे रहा हूं। आपके पास कौन से डेटा हमेशा आपको लेना है, सबसे पहले तो आपको ये अपने पास नोट कर लेना है डायरी में, जो एचओ का कॉन्टैक्ट डिटेल है। एक्सपेंस के लिए पर्टिकुलर कौन पर्सन है, अकाउंट में कौन है, एचआर में कौन है, एडमिन में कौन है, इसमें कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, और कौन से पर्टिकुलर पर्सन किस, ये सारे काम जो मैंने बताया आपको, एक्सपेंस वाला हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, आपका सैलरी हो गई, एक्सपेंस हो गया, ये काम इनपुट हो गया, गिफ्ट हो गया, ये काम कौन कौन देखता है, किससे कांटेक्ट करना होता है, ये सारी चीजें को इंफॉर्मेशन अपने पास नोट कर लो, राइट। दूसरा है डॉक्टर लिस्ट क्या है और उसका बाइफरकेशन क्या है आपकी कंपनी के अंदर। अगर आप उसी कंपनी में प्रमोट होकर आएंगे तो आपको पता रहेगा, तब तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी, किसकी कहां मेल करना है, क्या करना है। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, अगर दूसरी कंपनी नई कंपनी में गए हैं प्रमोट होके तो ये सारी चीजें पता कर लीजिए, ठीक। इसके बाद जो केवल डॉक्टर की लिस्ट है वो क्या है, और जो स्टॉकिस्ट है उनका स्टेटस क्या है, जो सेल्स डेटा है पिछले कम से कम 2 साल का, 1 साल का नहीं, अगर 5 साल का डेटा पा सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल सकता 2 साल का एटलीस्ट आपके पास सेल्स डेटा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके 2 साल पहले का प्रोडक्ट वाइज डेटा और टोटल डेटा, आपके टोटल सेल्स डेटा, प्रोडक्ट वाइज दोनों ही सेल आपके पास, दोनों ही डेटा आपके पास में, आपके लैपटॉप में, अपने लैपटॉप के अंदर पूरा फोल्डर बना लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, आप मैनेजर काम कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है फ्रेंड, लैपटॉप बहुत सस्ता आता है, 12-15 हज़ार रुपए में छोटा वाला लैपटॉप आ जाता है 11 इंच वाला, उसको ले लीजिए। बट लैपटॉप के बिना एज ए मैनेजरियल ना आप टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे, अंडरस्टैंड। तो आप उसको ले लीजिए और उसके अंदर पूरा एक फोल्डर बना दीजिए। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे लैपटॉप के अंदर ना हर एक कंपनी का, मुझमें जितनी भी कंपनी अपने लाइफ के अंदर काम किया, किसी का भी डेटा मांगोगे ना, कोई सा भी डेटा आज भी मैं निकाल के दे दूंगा, क्योंकि हर एक जिस भी कंपनी के अंदर काम करता हूं उसका फोल्डर बन जाता है, उसकी सारी चीजें वहां फोल्डर बना बना के सारा स्टोर रहता है। तो जब भी किसी एमान ने मांगा, किसी ने मांगा, तुरंत उठा के दे दिया। तो ये काम आप दूसरा कर लेंगे, वहां पे पूरा डेटा, ठीक है, सेल्स डेटा हुआ, वर्किंग डेटा हुआ, ये सारी चीजें। अब अच्छी कंपनी अगर आप काम कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, पोर्टल पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इधर उधर की कंपनी थोड़ी मिडिल है, छोटी है, तो वहां पोर्टल में नहीं होता, आपको लेना पड़ेगा अपने मैनेजर का, जो आपका इंडक्शन करा रहा है, जो मैनेजर उससे या फिर एचओ से मंगा लीजिए। इसके साथ ही आप इंडक्शन के अंदर सारे स्टॉकिस्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपने सीनियर मैनेजर से ले लीजिए या उसके मेडिकल रैप से मांग लीजिए। बट आपको अपने पूरे 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के एरिया के सारे स्टॉकिस्ट का फोन नंबर आपके पास में होना चाहिए, सीएफए का ईमेल आईडी प्लस फोन नंबर होना चाहिए, राइट। ये चीजें आप इंडक्शन के अंदर ही नोट कर लेंगे। अब मैं बात कर रहा था टीम कंप्लेन की। टीम कंप्लेन जब भी आएगी, जिस चीज से रिलेटेड टीम कंप्लेन आएगी, उसको आपको सबसे पहले काम करना है, मेल ड्रॉप करना, पहले फोन नहीं कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। फोन बाद में फॉलो अप के लिए होता है, व्हाट्सएप फोन फॉलो अप के लिए होता है, ईमेल एक ऑफिशियल तरीका जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्म करना होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे करके है, इसको आप रिजॉल्व करिए। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट, सीएफए है, स्टॉक, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको वहां पे भेजिए, और उसके तो सीसी में जो मेडिकल रैप है जिसकी ये प्रॉब्लम है उसको भी रखिए, ताकि उसको पता चलता रहे कि हाँ बॉस मेरा काम करवा रहे हैं, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट आए, प्लस उसको सीखने को मिले कि कोई काम फंसा होता है तो करवाया कैसे जाता है, राइट। ये उसको लर्निंग देने के लिए, प्लस उसको पता रहे कि हाँ उसका काम हो रहा है, ये स्टेप आप लेंगे। तीसरा जो आपको प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड एज ए मैनेजर, वो है सेल्स प्रेशर। अभी जो लोगों को लगता है ना, जो लोग एमआर होंगे वीडियो देख रहे हैं, एज ए एमआर ना सेल्स प्रेशर उतना नहीं होता है, एज ए मैनेजर बहुत सेल्स प्रेशर होता है। हमको लगता है ये कि अलग बात है कि एज ए मेडिकल जो हम जो जिस लेवल पे होता है उसको उस लेवल पे ही यार ज्यादा सेल्स प्रेशर लगता है। मैं सीधी सी बात तो ऐसे बोलूंगा, अंडरस्टैंड, जो जिस लेवल पे होता है उसी लेवल पे ज्यादा। जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करके बताए, मेरा मैनेजर ट्रेडिंग करवाता है, मेरा मैनेजर ये कराता है, वो कराता है, वो आराम से
घूमता है, ये करता है, वो करता है, मैनेजर ही मेडिकल रैप ही सेल पूरा करता है, ऐसा नहीं है। जब आप एरिया मैनेजर बन जाओगे तब एरिया मैनेजर के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। जो जिस लेवल पे है उसको उसी लेवल पे प्रॉब्लम होती है। सेल्स प्रेशर एक्चुअली मेडिकल रैप से ज्यादा एक एरिया मैनेजर पे होता है। अभी आप सेल्स प्रेशर को मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे? एज ए एरिया मैनेजर, ठीक है। देखिए, जब आप एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहे होते हैं ना, पहला काम तो होता है आपका टारगेट अचीव करना। तो आपको पहले मैक्सिमम एफर्ट्स डालने हैं टारगेट अचीव करने पे। अगर आप टारगेट अचीव कर पाते हैं, चाहे वो 3 हेडक्वार्टर से, अगर 5 मेडिकल रैप है, चाहे आप 3 से कर लो, चाहे आप 4 से कर लो, लेकिन इस तरह से थोड़ा बैलेंस करके रखो कि यार एक गड़बड़ करे दूसरी जगह से मैनेज कर लो। पहला चीज तो यही करना है। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती है, किसी कारण की वजह से आप ये करने में फेल हो जाते हो, टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है एज ए मैनेजर, आप प्रोडक्ट वाइज ना कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डिग्रो नहीं आना चाहिए। तो आपको इमीडिएटली जब क्लोजिंग हो रही होती है ना, अपना लैपटॉप, अपना डेटा अपने साथ में रखो। जब वहां क्लोजिंग से 2-3 दिन पहले से पूरा माइंड के अंदर आपको डेटा सेट हो जाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मिनिमम कितना ऑर्डर डालना ही डालना है, पढ़ना ही पढ़ना है, डालना ही डालना है। जब आपको पता रहेगा तभी आप पूरा कैलकुलेट कर पाओगे सारे मेडिकल रैप के एरिया से, और तभी एज ए मैनेजर आप डेटा को कैलकुलेट करके उतना ऑर्डर प्लेस करवा पाओगे, अदरवाइज नहीं करवा पाओगे। देखो, एक तो एज ए एरिया मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है मेडिकल रैप का इंसेंटिव छूटना ना पाए, उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अपनी नौकरी भी बची रहे। अंडरस्टैंड? अपना भी नौकरी बची रहे, इन द सेंस परफॉर्मेंस नहीं जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो मेडिकल रैप का सारा कवर अप कराना है। अब मेडिकल रैप का लेवल हो गया, फिर अपना ध्यान देना है। तो कोई भी प्रोडक्ट ना डीग्रोथ नहीं जाना चाहिए लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, वो कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट डीग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, आप सब प्रोडक्ट में आप ग्रोथ कर रहे हो, अगर ओवरऑल टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मतलब 80-90% रहो, ऐसा नहीं कि 40% पे 50% पे आ जाओ, लेकिन यस 80-90-70 डीग्रोथ अगर नहीं है, ओवरऑल 10% से ग्रोथ में ज्यादा हो, कोई बात नहीं है। प्रेशर तो सिक्के के दो पहलू में चलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर कवर अप कर ले जाओ। लेकिन प्रोडक्ट डीग्रोथ किया तो वो क्राइम है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ना, जैसे रिव्यू फॉर्मेट बनने का हो गया, तो आपका मेडिकल रैप आपसे डेटा मांगेगा, आपके पास डेटा नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में बताया नेक्स्ट जो चैलेंजेस हमें सबसे ज्यादा फेस करने को मिलता है जब डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं। तो हम मेडिकल रैप को देते हैं, मेडिकल रैप हमको भर के नहीं देता। उसमें दो बड़े रीजन होते हैं। एक तो उसको मेडिकल रैप को फॉर्मेट अच्छे से समझ में नहीं आता। अब आप सभी जब पहले जो एरिया मैनेजर रहा होगा, हो सकता है वो सभी मेडिकल रैप का फॉर्मेट खुद ही भरता हो, ऐसा हो तो मेडिकल रैप से भरवा ही नहीं पाता, उनको सिखाया ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या हो कि जो डेटा मांगा जा रहा है मेडिकल रैप के पास वो डेटा ही ना हो, इसलिए वो नहीं भर पा रहे हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो बहुत सारा, राइट। या फिर जो पुराना मैनेजर था वो ऐसे उल्टा पुल्टा गड़बड़ ही भराता होगा, तभी तो उसकी नौकरी चली गई, ऐसा भी हो सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो पूरा डेटा देना और पूरा फॉर्मेट फॉलो अप लेके फोन करके भरवाना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपने हेडक्वार्टर बुला लो, या जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग में जाते हो उसको वहीं पे डेटा भरना फिलअप करना सिखा दो। और टाइम टू टाइम एवरी वीक या मंथली जब भी आपका रिव्यू होता है उसके बाद आप डेटा शेयर करने की आदत डालिए। कई बार जैसे मैं कभी लास्ट कंपनी बताऊं, चरक में क्या था, हमारे पास कंपनी का ये था कि आप मेडिकल रैप के साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे, मतलब सॉफ्ट कॉपी में शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल रैप जो होता था वहां पे पेरोल, कंपनी के पेरोल पे नहीं होता था। तो होता था क्या था कि वहां से प्रिंट आउट आता था, हार्ड कॉपी आता था, सेल डेटा वो देना होता था। अरे सॉफ्ट कॉपी जब मैनेजर शेयर नहीं कर पा रहा था, हार्ड कॉपी कहां से मैनेजर देगा? ठीक, मैनेजर का ये हाल रहता था। मैंने ज्यादातर मैनेजर की कंडीशन क्या देखी थी, वो दे ही नहीं पाते डेटा, मेडिकल रैप के पास डेटा ही नहीं होता था। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे रूल्स पता थे, मुझे ये चीज पसंद नहीं थी, ये गलत था कंपनी का सिस्टम। जब भी मेरे पास सेल्स डेटा आता था मैं उसको पूरा बाइफरकेट करता था और हर एक मेडिकल रैप को एक्सेल पे पूरा डेटा देता था, ताकि वो सही कैलकुलेशन कर सके अपनी इंसेंटिव का और रेडी रह सके कि नेक्स्ट मंथ कितना अचीव करना। जो हार्ड कॉपी आता तब तो मैं देता ही था, जब जाता था ज्वाइंट वर्किंग पे, हार्ड कॉपी आएगी ज्वाइंट वर्किंग में जाऊंगा तब दूंगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर होता है डेटा को शेयर करना, कितना उसने सेल कितना किया हुआ है, कितना टोटल अचीवमेंट हुआ है, कितना ग्रोथ किया है, कितना डिग्रोथ किया है, कितना पीसीपीएम चल रहा है, ये सब चीजें उसके साथ डिस्कस करना और वो डेटा को शेयर करना। दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, वो आती है टूरिंग की। टूर प्लान शुरू शुरू में तुमको अच्छा लगता है, मैनेजर बन गए, चलो घूमने को मिलेगा, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, लेकिन एक पीरियड के बाद ना, या शुरू में कई बार हौच पौच बहुत ज्यादा, कहाँ भाग भाग के जाए, कभी यहाँ भाग के कहीं वहां भाग के। दो प्रॉब्लम आती है, तो टूरिंग करने की उसको जेब से पैसे बहुत, कंपनी से बाद में पैसा आएगा, अपनी जेब से पैसा लग रहा है, उसी में मेडिकल रैप यहाँ खाएंगे सर वहां खाएंगे। कई बार मतलब अभी पिछली कंपनी में बताऊं, मेरे जितना एक्सपेंस नहीं मिलता तो उससे ज्यादा हमारी जेब से पैसा, क्योंकि एज ए पैसा खर्च हो जाता था। एज ए मैनेजर मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी दे रही नहीं दे रही, लेकिन हमें खर्च करना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर अपनी टूरिंग को टीपी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको हौच पौच नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अपने फैमिली को क्योंकि भी टाइम देना होता तो उसको इस तरह से मैनेज करिए कि वो प्रॉब्लम ना आए, मतलब टीपी अच्छे से डिजाइन करिए। यस, बेटर यही है,
ट्रेन का सफर करिए, जहां जहां भी आपके पास ट्रेन सर्विस अवेलेबल हो कोशिश यही करिए ट्रेन, क्योंकि सफर आरामदायक होता है, थकाऊ नहीं होता। और वहां पे जब आप ट्रेन के अंदर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, राइट। बस के अंदर बैठ के हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर सकते। ट्रेन के अंदर अगर आपके पास लैपटॉप है या डायरी है तो आप कुछ लिख सकते हैं, फोन पे फॉलो अप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, वो आती है जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, वो तो ट्रेडिंग एंड टारगेट करने वाला प्रॉब्लम। जो टारगेट नहीं हो रहा है, अचीव नहीं हो रहा है, या फिर ट्रेडिंग का प्रेशर आ रहा है। ट्रेडिंग का प्रेशर ऐसा नहीं सिर्फ मेडिकल रैप के ऊपर आता है, ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं आता, टारगेट अचीव करने का आता है। इलीगल टारगेट का मतलब बार बार प्रेशर आ रहा था, हमारे पास ऑप्शन ही वही है कि या फिर हम भाई सुने या फिर ट्रेडिंग कर दें, या फिर कई बार मैनेजमेंट इनडायरेक्टली, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करता है ट्रेडिंग कर दो, क्योंकि पहले बंदा कर रहा होता, अभी मैं प्रमोट हुआ है, नया ना तो हम नहीं करते। तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड, ट्रेडिंग देखो एक मैं बोलूंगा ना इस जॉब का पार्ट है, इससे हम बच तो नहीं सकते, लेकिन यस ट्रेडिंग को मैनेज किया जा सकता है, राइट। मैं एज ए मैनेजर अभी काम कर रहा था चरक के अंदर ही, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा वहां हमने कभी ट्रेडिंग नहीं किया, नहीं, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, कभी ट्रेडिंग नहीं किया, लेकिन शायद बहुत कभी जरूरत पड़ी होगी ना, रेयरली थोड़े बहुत अमाउंट की, तो भी तभी हमने ट्रेडिंग किया होगा, कभी मतलब जरूरत पड़ी होगी तभी, जब बहुत बड़ा इंसेंटिव छूट रहा था मेरे मेडिकल रैप का, ठीक है, उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा डिफरेंस था तभी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, अगर टेरिटरी ट्रेडिंग वाली है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए एज ए मैनेजर, आपको ध्यान रखना, वो कोई आपकी टेरिटरी है, कोई मेडिकल रैप है, उसके यहाँ बहुत ट्रेडिंग है, तो उस ट्रेडिंग को रिड्यूस कैसे किया जाए ये आपका दिमाग लगाना है। प्लस अगर ट्रेडिंग करना पड़ भी रहा है उस मेडिकल रैप को, उसका लॉस नहीं होना चाहिए, उसके पॉकेट से ना कोई एक भी पैसा लगना नहीं चाहिए, ये एज ए मैनेजर ना ध्यान रखना होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर अपने मेडिकल रैप को कभी एक भी रुपया लगाने नहीं दिया ट्रेडिंग के अंदर के लगाओ, कभी किसी ने लगाया होगा तो उसका इंसेंटिव के थ्रू या किसी न किसी थ्रू फायदा हमने करा दिया उसको, मतलब उसको कोई भी काम करना साइंटिफिक वे में करना है कि लॉस ना होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मेडिकल रैप है ना आपके प्रति वफादार रहेगा, क्रेडिबिलिटी आपकी बनी रहेगी, आपका कहना भी मांगना है क्योंकि आप उसके प्रॉफिट की बात करोगे हमेशा। तो ट्रेडिंग को या टारगेट को इस तरीके से मैनेज करना है कि यार हमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है या जरूरत पड़ रही तो हमने कर भी दिया, लेकिन हमारे जेब से पैसा भी नहीं लगा, लॉस भी नहीं, हमने अप्रूवल ले लिया। बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, फार्मा के अंदर काम करोगे तो बहुत सारे जुगाड़ होते हैं जहां से पैसे निकाले जा सकते हैं कंपनी से, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल होते हैं। यस कंपनी आप सेल करके दे रहे हो, टारगेट करके दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और उस टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारा अप्रूवल, बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, इसमें दोनों का बेनिफिट है, कंपनी का भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान आता है वो होता है इनपुट मैनेजमेंट। जब गिफ्ट आता है, गिफ्ट आया है मेडिकल रैप के पास, आपको बंटवाना है, कई बार वो महंगे गिफ्ट आपके साथ बांटेंगे नहीं, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई गिफ्ट आता है, कोई आर्टिकल आता है, कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है, एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सारी चीजों को पहले आप डिटेलिंग प्रिपेयर करो, इस गिफ्ट को डिलीवर कैसे किया जाएगा, और उसको फोन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटा सा जूम कॉल, अपने जूम सेशन अपने पास में ही रख सकते हैं, या जब आप ज्वाइंट वर्किंग पे जाते हैं तो किसी भी गिफ्ट को या फिर किसी एलबीएल को, किसी आर्टिकल को मतलब दिया कैसे जाता है, डॉक्टर को हैंड ओवर कैसे किया जाता है, उसकी डिटेलिंग, ये अगर कंपनी से आया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया ना, एज ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बनाना और उसको अपने टीम से प्रैक्टिस कराना। यस, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट गिफ्ट आते हैं स्पेशली उसको ट्रैकिंग करना, अगर उसने मेडिकल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया तो किसको किसको दिया है, कोई अच्छा महंगा गिफ्ट अगर है तो उसको अपने साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले ही उसको रिटर्न मेल कम्युनिकेट कर देना कि ये इनपुट आप मेरे साथ बांटेंगे और किसको किसको ये देना है, ठीक है, और क्यों देना है उसका आप एक एक्सेल शीट बनवा के उनसे ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा। फर्स्ट जब आपको रिव्यू फॉर्मेट भरने जाएंगे ना तो उसके अंदर आपके पास डेटा रहेगा, हाँ इसको किसने क्यों दिया हमने और कितना वहां से आरओआई आया, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेशली। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एक्टिविटी करने में, कंपनी बोल रही है ये करवाओ वो करवाओ, अब आपका मेडिकल रैप उसको करने को तैयार नहीं होगा, अब ये कैसे होगा, अभी मेडिकल रैप हम भी थे तो हम भी नहीं करते थे, लेकिन अभी मैनेजर बन गए तो करवाना पड़ेगा, अब करवाना नहीं पड़ेगा, सबसे फॉलो अप लेना पड़ेगा। देखो एज ए मेडिकल रैप अगर कोई भी मेडिकल रैप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, उसके साथ प्रॉब्लम है उसका माइंडसेट, उसको वो ना एक्चुअल जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि उस एक्टिविटी को करने से उसको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो एज ए मैनेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने मेडिकल रैप के सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना, समझना कि वो ये क्यों एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझ रहा है, अंडरस्टैंड। तो उसको जब अगर आप उस तरीके से समझाएंगे कि इस एक्टिविटी करने का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर जो एचओ बोल रहा है वो सही कैसे है और क्यों सही है, ये चीज अगर आप सही तरीके से एलोबरेट करेंगे, बताएंगे। अब यहाँ कहने की भी सकता है ये सब चीजें ऐसी होती नहीं सर, लेकिन ऐसी होती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं अभी
चरक के अंदर जब काम कर रहा था लास्ट, मेरा फ्रेंड जो मेरा कलीग था, फ्रेंड नहीं बोलो कलीग जो मेरा था, वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता था ज़्यादा, राइट। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ सेट थी कि यार ये चीज़ के अंदर रिजल्ट नहीं है और बहुत महंगा है। तो इसलिए मुझे उसको टाइम लगा काउंसलिंग करने में कि भाई नहीं ये सस्ता है, इससे ज़्यादा दूसरी कंपनियों का आता है और उसका रिजल्ट भी है। जब उसको ये चीज़ें ठीक लगने लगी तो बहुत अच्छा सेल किया हमने, बाद में न्यूट्रास्यूटिकल बहुत अच्छा सेल किया। लेकिन शुरू में हमें प्रॉब्लम आती थी, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी जो मेरे दूसरे मैनेजर्स नहीं कर पाते थे, मैं करता था, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को ईजी वे में एक्सप्लेन करना मेडिकल रैप को, और अगर वो नहीं कर पा रहे, जैसे कोई बार CME है, RTM है, BMD कैंप है, इस टाइम पे कई बार मेडिकल रैप ने कभी पहले नहीं किया है ना, तो वो डॉक्टर से जाके बात नहीं कर पाता, उसको अंदर से ना एक डर रहता है कैसे होगा, कैसे बात करेंगे, क्या होगा। तो उस कंडीशन के अंदर जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग करते हैं ना, तभी उसमें प्लान करिए, उसके साथ जाइए, बातचीत करिए, एक दो बार करके दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मेडिकल रैप था, उसने कभी CME नहीं किया था, मैंने उसके साथ CME किया, उसको CME करना आ गया। मैंने उसके साथ BMD कैंप किया, उसको BMD कैंप करना आ गया। मैंने उसके साथ कॉलेज में मतलब एज स्पीकर भी मैं बोला हूँ, मैंने वीडियो शायद डाला था नहीं डाला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर मतलब वहाँ पे हमने प्रोग्राम कराया था, वहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन भी किया था, बोला भी था। अब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमने अपने मेडिकल रैप को दिया तो वो भी कॉन्फिडेंट हो गए कैसे किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई CME कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कैसे कराया जाता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके किससे बात करना होता है, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। अब एज ए मैनेजर ये भी हो सकता है राइट कि आपको ये सारी चीजें ना तो आपने खुद भी अपने लाइफ के अंदर कभी नहीं किया हो या आपके मैनेजर ने कभी आपको नहीं बताया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर फ्रेंड क्या करना है, आपको अपने सीनियर की थोड़ी हेल्प लेनी है और डरना नहीं है। अंडरस्टैंड, जाओ करने, कुछ गलत होगा बहुत ज्यादा क्या होगी, डांट पड़ेगी, लेकिन एक बार करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा यार CME करने में किससे बात करना होता है, जो लेटर होता है इन्विटेशन लेटर वो कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे बनवाया जाता है, कैसे फॉलो अप लिया जाता है। एक बार करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होती है तो बिना डरे हुए एक बार आप कॉन्फिडेंस जाके कर लो। अगर पहले किए हो तो बहुत अच्छी बात, सिखाओ, और नहीं किए हो सिखाओ भी और सीखो भी, ये काम करना होता है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड वो है कॉल एवरेज मेंटेन करना। टीम हमारी ना कॉल एवरेज का, हमने जब ज्वाइंट वर्किंग जैसे मैं शुरू में बताया कि मेंटेन नहीं कर पाती, लेकिन मेरे एब्सेंट के अंदर जब वो अकेले भी काम कर रहे हैं तब भी कॉल एवरेज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं सर, देखो प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है सर, आप भी जानते हो उस बात को। तो ऐसे केस में आप कैसे टैकल करोगे, ऐसे केस में आप कैसे टैकल करोगे उस कॉल एवरेज को? तब आपको वही जो फार्मूला मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये टाइमिंग इस तरह से, जब आप ज्वाइंट वर्किंग करने जाएं तो उनके साथ इस तरह टाइम मैनेजमेंट उनको सिखाया कि कैसे टाइम मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि मेरे सिटी के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं जिनका कॉल क्लैश होता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मैं सबका कॉल डिटेल ले लूंगा ना, तो मैं एक कॉल में हूं, मुझे लग रहा है दूसरा वाला कॉल कहीं हो ना जाए, छूट ना जाए, मैं अगर फोन नंबर मेरे पास में, मैं फोन करके पता कर सकता हूं कि वो वाला डॉक्टर की कॉल हो रही है या नहीं हो रहा है, या कितने देर में होगा। तो 2 कॉल को फोन के थ्रू मैं मैनेज करके अटेंड कर सकता हूं। तो अपने मेडिकल रैप को अब ये सारी चीजें सिखा सकते हो। मेडिकल रैप को बहुत सारे एरिया में ग्रुप भी बने हुए हैं, तो वहां जिसकी कॉल होते रहते हैं उस ग्रुप में लोग डालते रहते हैं इस डॉक्टर की कॉल हो रही है, इस डॉक्टर की वो हो रही है। लेकिन जहां ऐसा सिस्टम है वहां बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं है वहां अपने मेडिकल रैप को बोलो कि डॉक्टर्स का फोन नंबर या उनके रिसेप्शन का फोन नंबर कलेक्ट करके रखे और इस तरह से कॉल को प्लान करें। मतलब एक जगह कॉल कर रहा है, उसी सेम टाइम पे अगर दूसरी जगह भी कॉल है तो फोन करके पता कर लो वहां कॉल हो रही, वहां पहले होगी, यहां भागो, फोन के थ्रू पता चल जाए। एक जगह प्रेजेंट रहो, दूसरी जगह फोन करके पूछ लो, तो बहुत आराम से आप दोनों कॉल को अटेंड कर पाओगे, राइट। हमने मेरे मोबाइल के अंदर आज भी दे रहा था, उनके पता नहीं कितने डॉक्टर्स के नंबर सेव होंगे, तो कॉल से हम लोग ऐसे ही मैनेज करते थे। तो ये इस टाइप की। और लास्ट में फ्रेंड ओवरऑल आता है रेस्पेक्ट। आपका जो मेडिकल रैप है आपको रेस्पेक्ट क्यों करेगा, आप उस पर रिस्पेक्ट कैसे लेंगे। जो मैंने ओवरऑल आपको सारे 9 पॉइंट बताए ना, जैसे उसको मैंने मैनेज करने का तरीका बताया। एक मेडिकल रैप है, उसको क्या चाहिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो टारगेट अचीव कर ले, वो पैसा कमा ले, और ये सारी जो सिखाने वाली PMD कैंप कॉन्फ्रेंस ये सारी चीज़ें उसको करना आ जाए, सीखने को मिल जाए। आप जितनी बार जाओ उसको कुछ सिखा के आओ, बस इतना आप करते रहोगे बिना कहे। आपका मेडिकल रैप हमेशा आपसे रिस्पेक्ट करता रहेगा, आपके साथ लंबे टाइम तक आपसे जुड़ा रहेगा, आपके साथ काम करने की कोशिश करेगा। आपको कभी किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि वो मेडिकल रैप मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता। मैंने आज तक अपने किसी मेडिकल रैप को नहीं बोला कि मेरी रेस्पेक्ट करो। अगर मैं अच्छा काम करूंगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी रेस्पेक्ट करे। रेस्पेक्ट किसी से कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मांग के लिया जा सकता है। रेस्पेक्ट जो होता है वो कमाया जाता है फ्रेंड, अंडरस्टैंड। वो कमाया जाता है अपनी एक्टिविटी से, अपने जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, राइट। तो अब जो मैंने 9 एक्टिविटी बताया इसको अगर सही तरीके से करेंगे 10वीं वाली अपने आप ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आई होप वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन समझाना भी जरूरी था। तो अगर आप मेडिकल रैप से एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। एक एरिया मैनेजर हैं तो आपके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे एक अच्छा बेस्ट एरिया मैनेजर आप बन पाएंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया मैनेजर बन पाएंगे, एक परफॉर्मिंग
एरिया मैनेजर बन पाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन किया हो फ्रेंड, तो एक मुझे लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और इस टाइप के और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।